इसमें जो पहली चीज है वो है हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में है क्या चीज, पहले तो हम उसको सीखते हैं कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इस पे। अच्छा, ये लगेगा समझने में आसान, मगर फिर ये आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाता है खुद ही। अच्छा, मेरे पास कोई मास है, ठीक है, और लेट सपोज मेरे पास जो है वो एक और मास है। देर आर टू मासेस। एक ये वाला मास है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, और एक ये वाला मास है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देर आर टू मासेस, ठीक है। अच्छा, बोथ मासेस आर स्फेरिकल, मतलब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मासेस के ऊपर अप्लाई होता है, और इसकी कंडीशंस हैं कुछ। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस का मतलब ये चीजें होंगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर 1, masses must be perfectly spherical. Masses are assumed to be spherical. Are assumed to be spherical. अच्छा, दूसरी बात, masses should be assumed to be spherical and masses should be point masses. Point masses. Point masses का मतलब क्या होता है? Radii is negligible. Radii are negligible. Radii are negligible compared to distance between center. अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखिए, इसका सेंटर यहां पर है और इसका सेंटर यहां पर है, तो इनका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो आर कह देते हैं। लेट्स से दिस इज आर, ठीक है। तो आर के बारे में मैंने लिख दिया कि व्हाट इज आर। आर इज द separation distance between the center of spheres. What is r? R is the distance between the centers of spheres. उसमें आपने अभी ज्वाइन किया है, मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें फर्स्ट टॉपिक है और मैंने दो स्फेयर्स अज्यूम किए। इसको मैं कैपिटल एम बोल देता हूँ और इसको मैं स्मॉल एम बोल देता हूँ। मैं ये बता रहा था कि आपके न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लगाने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात कि मासेस स्फेरिकल होने चाहिए। दूसरी बात, रेडियाई आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, यानी दोनों मासेस के दरमियान में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो अगर 1,00,000 किलोमीटर है तो इसका रेडियस शायद 100 मीटर होगा और इसका रेडियस शायद 50 मीटर होगा। बात को समझे? मतलब इनके जो रेडियाई है मासेस के वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। रेडियाई ऑफ द मासेस आर वेरी वेरी लेस, यानी कि ये अगर वैल्यूज ना भी लें तो मैं जेनेरिक टर्म में भी अगर बात करूं तो अगर ये सपोज R1 है और ये R2 है, ठीक है, या मैं और अच्छा अगर इसको कर लूं तो ये मेरे पास A स्फेयर है और ये B स्फेयर है, तो ये RA हो जाएगा यानी कि रेडियस ऑफ स्फेयर A, और ये RB हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेयर B। तो आप एक बात याद रखिएगा कि RA एंड RB आर वेरी 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 लेस देन R, यानी कि इनके दरमियान में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और इनका जो अपना रेडियस है या रेडियाई है दोनों स्फेयर का वो बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये हमेशा मासेस स्फेरिकल होने चाहिए न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाने के लिए। मासेस पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट मासेस। और तीसरी कंडीशन ये है कि मासेस आर आइसोलेटेड। मासेस आर आइसोलेटेड। देखें, आइसोलेटेड का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये कोई m मास है और ये एक स्मॉल m मास है तो इसके बराबर में भी कोई और मास हो सकता है, इसके नीचे भी कोई और मास हो सकता है यूनिवर्स में। तो मगर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों का ताल्लुक सिर्फ एक दूसरे से जरूर है मगर किसी और मास से नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब ये है कि कंप्लीटली
completely taken out of the influence of any other mass, out of the influence of any other mass. ठीक है जी, एनी अदर मास, किसी और मास से उसका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। अच्छा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना बड़ा काम का लॉ है, मतलब इसको इसलिए मैं काम का बोल रहा हूं क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है। देखिए दुनिया में ना दो तरह के कवानीन या दो टाइप के कानून होते हैं। एक होता है एम्पेरिकल लॉ, जैसे ओहम्स लॉ है, आपने पढ़ा था ना एएस में। तो ओहम्स लॉ एक तो हर चीज पे लगता नहीं है, जैसे प्लास्टिक पे तो लगेगा ही नहीं, वुड पे नहीं लगेगा, और जिस चीज पे लगता भी है ना उसके ऊपर भी हर वक्त नहीं लगता, सर्टेन सर्टेन सिचुएशंस में लगता है। बट यूनिवर्सल लॉ है, ये हर मासेस पे लगता है, मगर इसको लगाने के लिए कुछ अजम्पशंस करनी पड़ती हैं कि वो मासेस स्फेरिकल हैं और इस तरीके से ये सोचना पड़ता है। अच्छा खैर, अब हुआ क्या कि जब भी दो मासेस यूनिवर्स में कहीं पे भी प्लेस है तो ये एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाने लगते हैं। यानी कि जो बी स्फेयर है वो ए स्फेयर को अपनी तरफ पुल कर रहा है, और जो ए स्फेयर है वो बी स्फेयर को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया भाई। क्या बन गया है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का पेयर बन गया ये तो हमने एएस में भी पढ़ा था। यानी कि जब भी दो मासेस यूनिवर्स में कहीं प्लेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, ठीक है। और इनके मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, यानी कि एफ ए बराबर होगा माइनस एफ बी के। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड को मैं एफ अज्यूम कर लेता हूं, यानी कि एफ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, एफ का मतलब क्या है, बड़ा आराम से समझिएगा इसको। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बोलेंगे सर एफ ए और एफ बी कह तो दिया था, कैपिटल एफ क्यों बोला? बेटा अगर ये 10 न्यूटन है तो ये -10 न्यूटन होगा, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने एफ को मैग्नीट्यूड बोल दिया, ठीक है। अच्छा, न्यूटन ये कहता था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो मासेस के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स के साथ। यानी अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को मिला लूं तो ये बनेगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट अप्लाई हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट लगा देंगे कैपिटल जी, और ये हो जाएगा एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जी आ गया। अच्छा, जी इज कैपिटल जी नॉट स्मॉल जी, और कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू डेटा शीट में गिवन होती है। तो जी की वैल्यू जो है डेटा शीट मतलब बुकलेट में, डेटा बुकलेट में गिवन होती है 6.67 इंटू 10⁻11। इट विल बी प्रोवाइडेड इन द डेटा बुकलेट, यू डोंट नीड टू रिमेंबर, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब इसकी स्टेटमेंट क्या बनती है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या बनती है, मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट आती भी है लिखने के लिए। अच्छा, लॉस की डेफिनेशन नहीं होती, स्टेटमेंट्स होती है। तो स्टेटमेंट क्या बनती है? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two, between two isolated, isolated point masses is directly
proportional is directly proportional to the magnitude of gravitational force of attraction between two isolated point masses is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. Square of the distance between their centers. अच्छा, अभी ना मैं ये पढ़ा रहा था एक और जगह पे भी ये लॉ, तो उसमें बच्चा ये बोल रहा था कि सर हमने कॉलेज में ये पढ़ा है कि हमारे टीचर ने ये बताया कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप कैपिटल M और स्मॉल m बोल रहे हो, तो देखिए मर्जी है, सही है ये भी। बाज़ दफा लोग MA MB भी बोलते हैं, MA MB भी बोलते हैं, MX MZ भी बोलते हैं, मर्जी है। दो मासेस होने चाहिए, मगर मैंने एक को कैपिटल और एक को स्मॉल m क्यों रखा है वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ठीक है। वो थोड़ा अभी आगे जाके बताऊंगा मैंने क्यों उसको कैपिटल M स्मॉल m रखा है, नॉट M1 M2। बट ये अगर कोई कह रहा है तो गलत नहीं है, ये भी 100% ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई इसकी ऊपर की बात है सारी कि भाई जी की वैल्यू इतनी होगी, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये तो बातें हो गई कॉन्सेप्चुअल, इसमें कोई भी खास बात नहीं हुई। अच्छा, अब भाई डेली लाइफ में भी तो ये फील होना चाहिए ना आपको। मतलब देखिए मिसाल के तौर पे चलें, अगर बंदा स्फेरिकल ना भी हो, एक बंदा है, ये कोई क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है। अच्छा, इस स्टूडेंट का मास है 60 kg। अच्छा, ये स्टूडेंट ए है, इससे थोड़ा सा दूर क्लास में एक और स्टूडेंट मौजूद है, एंड दे बोथ आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो डेफिनेटली दूसरे वाले स्टूडेंट का मास भी क्या होगा, इट इज 70 kg। अच्छा, अब दोनों के दरमियान में कोई फासला होगा, डेफिनेटली ये एक सेपरेट हुए हुए एक डिस्टेंस से, सपोज वो 3 मीटर का डिस्टेंस है। यार मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ बैठा हुआ बंदा जो है वो एक मास है और मैं भी एक मास हूं, तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ या वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। जबकि न्यूटन लॉ ये कहता है कि बी जो है वो ए को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। न्यूटन लॉ तो ये कहता है। और इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं उसका मैग्नीट्यूड अगर हम बोले तो वो कैपिटल एफ है। मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों बंदे जो कि क्लास में मौजूद है, दो स्टूडेंट, उनके दरमियान में इतना जो मैग्नीट्यूड है वो कैपिटल एफ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और उसको निकालने का फॉर्मूला उसने प्रपोज कर दिया मुझे, कितना, G m अपॉन R स्क्वायर। फर्क नहीं पड़ता किसको कैपिटल M बोलेंगे किसको स्मॉल m, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ये निकालें ना जरा, इनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल के बताएं ना जरा मुझे। जी की वैल्यू कांस्टेंट ट्रीट होगी, वो मैं आपको खुद दे देता हूँ, ये डेटा शीट में दी होती है 6.67 इंटू 10⁻11। आप मुझे बताएं ना जरा कैपिटल एफ की वैल्यू कितनी आती है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। निकालें जरा, कोशिश करें। यस प्लीज राइट डाउन द वैल्यू, कितनी आएगी आप मुझे निकाल के दें। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 60 इंटू 70 अपॉन R स्क्वायर की जगह रख दें 3 स्क्वायर। 3.11 इंटू 10⁻8 या -8, ये बताएं।
3.11 इंटू 10⁸ या -8? कैलकुलेट करें सारे। 8 है या -8 है? -8 आ रहा है, ठीक है। 3.11 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। चलें इसको राउंड ऑफ भी करें तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। आपको क्या लग रहा है, ये कोई फोर्स कंसिडरेबल है? व्हाट डू यू बिलीव, इज इट कंसिडरेबल? नहीं है ना? कंसिडरेबल तो नहीं है ये फोर्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों बंदों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो 3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन है। भाई ये तो फोर्स पता भी नहीं चलेगी, ये इतनी स्मॉल फोर्स है, ये अप्रोक्सीमेटली जीरो फोर्स है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डिनरी जो डेली लाइफ में मासेस होते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनके दरमियान में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास एक मास है, ठीक है, और ये बहुत ह्यूज मास है, प्लानिटरी मासेस है, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, मून है, कोई इस तरह के ना खतरनाक वाले मासेस हैं, ठीक है, बहुत खतरनाक वाले बड़े बड़े मासेस हैं। तो इनके दरमियान में सेपरेशन डिस्टेंस भी आपको पता है कि सन से लेके मून तक का या वहां तक का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 3 इंटू 10⁻6 मीटर है, और इसका जो मास है वो 6 इंटू 10⁻10 kg है, और इसका जो मास है वो 3 इंटू 10⁻10 kg है। अब आएगा ना बात कुछ करने में, ये ए मास है और ये बी मास है। अब अगर ए मास को बी अट्रैक्ट कर रहा है और बी मास को ए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो आप अब मुझे निकाल के दें, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिशें कर रहा हूं। रखें वैल्यूज को, अप्लाई करें फॉर्मूला। अच्छा 6 पॉइंट, देखें एक बात याद रखिएगा, बात जमाना बच्चे कहते हैं सर हमने स्मॉल जी पढ़ा था, तो बेटा स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह के लिए डिफरेंट होती है। जुपिटर के लिए अलग होती है, सैटर्न के लिए अलग होती है, अर्थ के लिए अलग होती है, नेपचून के लिए अलग होती है, बट ये जो कैपिटल जी है ना, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये हर जगह एक जैसा रहता है। तो आपने इसको रखा 6 इंटू 10⁻10 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁻10, और इसको डिवाइड कर दिया आपने 3 इंटू 10⁻6 पे होल स्क्वायर से। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स? यस प्लीज, एनीवन, जरा कोई का आंसर निकाले। यस, आंसर बेटा निकाल के बताएं, कैलकुलेट करें इसको। ओके, सो द आंसर इज 0.0013 न्यूटन। यही आ रहा है आप लोगों को, अभी देखें 0.013 न्यूटन। रबिया कोई 10 की पावर तो नहीं आ रही ना, साथ या आ रही है? इंटू 10 की पावर तो नहीं आ रहा कुछ? ठीक है, तो ये फोर्स तो कंसिडरेबल है ना, मतलब है कोई फोर्स जिसको फील किया जा सकता है। तो आप ये कहेंगे
कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन is not pronounced in case of smaller masses as the magnitude of force is negligible. ठीक हो गई बात ये वाली। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास इसमें सेकंड सब टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अच्छा, आप लोगों ने ना ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम पहले सुना हुआ होगा, और इसका जो सिंबल होता है ना वो स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है। अच्छा, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है क्या? देखिए, मेरे पास ना कोई मास है, लेट सपोज ये कोई मास है, ये है लेट से कैपिटल एम। ठीक है, ये कोई मास है और ये है कैपिटल एम। अब होगा क्या कि इस मास की सराउंडिंग में ये जो मास है इसकी सराउंडिंग में एक इमेजिनरी रीजन फॉर्म हो रहा होगा। इस मास की सराउंडिंग में ये जो कैपिटल एम मास है, इस मास की सराउंडिंग में, बेटा बहुत गौर से सुनिएगा, इसमें बड़े बड़े बाउंसर हैं। इस मास की सराउंडिंग में एक इमेजिनेटिव रीजन फॉर्म हो रहा है, तो इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अगर हम इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की ये बाउंड्री है ना, इसको हम बोलते हैं फील्ड बाउंड्री। फील्ड बाउंड्री। अच्छा, फील्ड बाउंड्री के बाद जितनी जगह होती है उसको इन्फिनिटी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप फील्ड बाउंड्री के अंदर कोई मास रखते हैं स्मॉल एम, अच्छा कैपिटल एम जो है ना वो कहलाता है सोर्स मास। क्या कहते हैं इसको? सोर्स मास। और सोर्स मास क्या होता है? जाइंट, एंड इट फॉर्म्स ह्यूज ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ एक बहुत बड़ा मास है ना, अर्थ का मास अगर हम चेक करेंगे तो बहुत बड़ा आता है। जैसे मास अगर ये अर्थ है तो अर्थ का मास कोई कम नहीं होता। अगर ये अर्थ है तो अर्थ का मास कोई कम नहीं होता। अर्थ का मास होता है, ये भी डेटा शीट में गिवन होता है, 6 × 10⁻24 किलो। ये मास ऑफ अर्थ है, डेटा शीट में गिवन होता है। ठीक है जी। तो सोर्स मास कौन होता है? जो बहुत बड़ी फील्ड बनाता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, हमारे कोर्स में ना 3 फील्ड्स हैं। एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, और ये सवाल आ भी चुका है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज ड्यू टू द मास। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द चार्ज, और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ये तीनों फील्ड्स हैं हमारे सिलेबस में, और मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मैग्नेट और करंट, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके। ठीक है जी। अच्छा, जब अब ये जो स्मॉल एम है ना बेटा, ये जो मैंने इसकी फील्ड में रखा है, और अगर मैं एक एम बाहर रखूं, इसकी फील्ड से बाहर रखूं, तो इसके ऊपर क्या होगा? नो इफेक्ट, यानी कि अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, और जो अंदर रखा हुआ है ना फील्ड के अंदर, उस मास को अट्रैक्ट करेगा, और एम इज कॉल्ड टेस्ट मास। अच्छा, अब आप बोलेंगे टेस्ट मास क्या होता है? इट इज ए स्मॉल या ऑर्डिनरी, छोटा सा कोई ऑर्डिनरी मास होगा ये। इट हैज नेग्लिजिबल फील्ड कंपेयर टू द सोर्स मास। सोर्स मास के मुकाबले में इसकी फील्ड, बेटा देखें, क्या स्मॉल एम की फील्ड नहीं होगी बेटा? हर इलेक्ट्रॉन की भी ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। और बोले आप,
इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻³ kg होता है, मगर उसकी भी फील्ड होती है, बट वो नेग्लिजिबल होती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के आगे मैं भी तो एक मास हूं, मगर मेरी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो अर्थ के आगे बहुत ही छोटी है, बहुत ही अदना सी है, कुछ भी नहीं है, बहुत माइनर है। तो हम क्या कहते हैं कि टेस्ट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड नेग्लिजिबल है। ठीक है जी। आप ऐसे याद रखें कि ग्रेविटेशनल फील्ड कैपिटल एम यानी सोर्स मास की इतनी बड़ी है, इतनी ह्यूज है कि उसके आगे स्मॉल एम की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बिल्कुल 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 जीरो है या ना होने के बराबर है। आप देखें, एक बात याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक एक पुलिस स्टेशन है तो उसका एक हेड है एसएचओ, तो उसकी बहुत एक जाइंट फील्ड है, डेफिनेटली वो पूरे पुलिस स्टेशन को कंट्रोल कर रहा है। बट अगर उसी पुलिस स्टेशन में कोई आईजी या कोई बहुत ही बड़ा ऑफिसर विजिट के लिए आ जाए, तो उसकी भी फील्ड उसके आगे कुछ नहीं है फिर। वैसे उसकी इंडिविजुअली फील्ड है, बट कंपेयर टू द सीनियर रैंक पर्सन उसकी फील्ड उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो भी सर कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल एम की फील्ड है, मगर कैपिटल एम के आगे ना होने के बराबर है। अच्छा, अब ये वाला जो मास जो फील्ड के अंदर है उसको कैपिटल एम अपनी तरफ पुल करने लगेगा विद द फोर्स एफ, एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एफ अपॉन एम। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is defined as gravitational force of attraction, gravitational force of attraction per unit mass, per unit mass। और इसमें जो स्मॉल एम है ना, ये टेस्ट मास है। ये बेचारा फोर्स लगवा रहा है, लगा नहीं रहा, लगवा रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है। और सोर्स मास इसको खींच रहा है अपनी तरफ। और ये स्मॉल जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो डेफिनेटली न्यूटन पर केजी होगा। इसका जो ऐसा यूनिट है किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, वो है न्यूटन पर केजी। ये इसका ऐसा यूनिट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये जो है ना स्मॉल जी, वो बराबर है एफ डिवाइडेड बाय एम के। अब मुझे पता है कि एफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन टेस्ट मास एंड सोर्स मास है। तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं, और यहां पे लिख देता हूं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये हो जाएगा 1/m। तो स्मॉल एम कट जाएगा, आपके पास कैपिटल स्मॉल जी का एक और फॉर्मूला बनेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर एक फॉर्मूला तो आ गया था, आप दूसरे के चक्कर में क्यों पड़ गए? वजह ये है कि ये फॉर्मूला जो है ना इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मास है, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मास। और इस फॉर्मूले की ब्यूटी क्या है? इट इज इन टर्म्स ऑफ सोर्स मास है। एक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मास है और एक इन टर्म्स ऑफ सोर्स मास है, दोनों में फर्क है, दोनों फॉर्मूले में। अच्छा, एक चीज जो मुझे इसमें लग रही है वो ये है कि देखें, बहुत गौर से इसमें सीखिएगा। देखें, आखिरी बात कर रहा हूं, ये देखें मेरे पास अर्थ है, मुझे ये पता है कि अर्थ एक बहुत जाइंट सी चीज है। अच्छा, अर्थ का जो रेडियस होता है वो होता है 6.4 इंटू 10⁶। और ये जो जगह है ना, ये सरफेस ऑफ अर्थ है। क्या है ये? सरफेस ऑफ अर्थ है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि मैं अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जा रहा हूं, तो आई एम अप्रोचिंग व्हाट, मैं एक जगह पे जाके इसकी फील्ड जहां एंड होगी तो मैं इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हूं एक तरह से। ठीक है।
अच्छा मैं आपको ना मास ऑफ अर्थ बता रहा हूँ ऑलरेडी, वो कितना होता है 6 × 10⁻24 किलो। अच्छा अब अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी बनती हैं इस तरीके से। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। ये क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ, या किसी भी जगह की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है। ठीक है ना? ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ है। दीज आर ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ऑफ अर्थ। अब ये नजर आ रहा है कि जितना हम अर्थ से दूर जा रहे हैं इनके दरमियान में गैप बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जितना आप सेंटर ऑफ अर्थ से दूर जाते हैं वो कम होती रहती है। तो हम एक काम करते हैं, अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या क्या फॉर्मूला डिसाइड हुआ है अभी? Gm/r²। तो g की जगह आपने रखा क्या? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास की जगह रखा 6 × 10⁻24 और आर स्क्वायर, यानी कि अर्थ के सेंटर से लेके अर्थ का रेडियस ही बना ना सरफेस तक, तो इसकी जगह रख दिया 6.4 इंटू 10⁻6 पे होल स्क्वायर। बेटा जी की वैल्यू बताएं सरफेस ऑफ अर्थ पे। वैसे एक बात बताएं, निकाले बगैर बताएं कितनी आनी चाहिए, क्या अंदाजा है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती थी? कितनी आनी चाहिए? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? कितनी आनी चाहिए? 9.81 या 9.8 आनी चाहिए, राउंड ऑफ हो गया, बिल्कुल ठीक है। निकाल के देखें कितनी आती है। निकाल के देखें भाई। इस वैल्यू को ओ लेवल में कितना पढ़ते थे? ओ लेवल में इसको पढ़ते थे 10 N/kg। फिर एएस में आ गए, मैंने कहा नहीं यार इसको लो 9.8 या 9.81 N/kg। आज आ गए A2 में, तो A2 में हम इस वैल्यू को अपने हाथ से निकालना सीख रहे हैं। ये हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आज हम लोगों ने सीखा है। तो कितना आ रहा है ये? आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली 9.8 N/kg। आप निकाल भी लें तो मुझे बता दीजिएगा कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। ये क्या है? आर डिस्टेंस अवे, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ पे हूं मैं। अच्छा, और अगर मैं 2r अवे चला जाऊं, यानी सेंटर ऑफ अर्थ से मैं 2r डिस्टेंस दूर चला जाऊं, तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर होगी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलो, और नीचे रखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 10⁻6.4 इंटू 10⁻6। तो मुझे दोनों जगह बताएं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे और सरफेस ऑफ अर्थ से भी ऊपर, यानी 2r डिस्टेंस, सेंटर से 2r डिस्टेंस अगर हम रखें तो हमारे पास इसमें कितनी आएगी? दोनों पे जी की वैल्यू बताएं। वहां तो 9.8 आ रही होगी अप्रोक्सीमेट, 2r पे कितनी आ रही है? निकालें बेटा, रबिया निकालें, अली से फाइंड आउट करें, तस्वीर आप लोग बताएं। 2.44 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कम हो रही है ना, ये वैल्यू कम हो रही है। और दूर जाएंगे तो और कम हो जाएगी, और इन्फिनिटी पे चले जाएंगे अगर, तो जी की वैल्यू 0 आएगी। यानी कि अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही निकल गए तो आपके पास जी की वैल्यू 0 आने लगेगी। देखिए ऐसा हो रहा है,
यानी कि अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई मास रखता हूं 1 किलो का, तो अर्थ उसको 9.8 न्यूटन की फोर्स से खींचेगी अपनी तरफ। और अगर मैं 2r पे रखता हूं 1 किलो का मास, अगर मैं 2r पे रखता हूं तो उसको अर्थ अपनी तरफ पुल करेगी 2.44 न्यूटन की फोर्स से। और अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे रखता हूं 1 किलो का मास, तो अर्थ उसको पुल करेगी अपनी तरफ 9.8 न्यूटन की फोर्स से। और अगर इंफिनिटी पे रखता हूं तो अर्थ उसको पुल करेगी ही नहीं। देखिए आप लोगों के अभी यही आ रहा है ना आंसर, 2.44 आ रहा है, जरा बताएं मुझे, यही आ रहा है ना? जब हम 2r पे चले गए तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का आंसर कम हो गया। ठीक है, वैसे इतनी ख्वारी करने की जरूरत नहीं है। G इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² पढ़ सकते हैं, क्योंकि G बराबर होता है किसके? G बराबर होता है Gm/r² के। तो G और M तो कांस्टेंट है, तो G इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसको 2r डिस्टेंस किया है ना, तो आपने जिस नंबर से रेडियस को या जिस जिस नंबर से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर करें 4, और सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू आ रही है ना जी की, उसको 4 से डिवाइड कर दें। तो 9.8 को 4 से डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से बताइएगा बेटा, 9.8 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 2.45, यानी वो ही हो गया तकरीबन। 2.45 मतलब 2.44 आ गया, तकरीबन वही आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब है कि इसमें इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है। अगर आपको 3r पे फाइंड करना है ना, तो आप 3 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 9। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे जो वैल्यू है वो 9.8 है, 9.8 को आप 9 से डिवाइड कर दे तो आपको 3r पे डायरेक्ट पता चल जाएगी। तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ कहलाता है, यानी कि जिस नंबर से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर करके जी की वैल्यू जो सरफेस पे उससे डिवाइड कर दे तो आपको उस पर्टिकुलर प्लेस पे आंसर आ जाएगा। इनवर्स लॉ कहलाता है ये। ठीक है जी बेटा, आज इसको यहीं तक